बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नित नई धमकियां देते हैं ईरान को। ईरान किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। कहां से चले थे डोनाल्ड ट्रंप साहब और कहां पहुंच गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब परेशान है कि अब क्या हल निकाला जाए। पूरी दुनिया का प्रेशर है उनके ऊपर और दुनिया में तेल और गैस का शदीद बहरान जो है वो पैदा होने वाला है। ये हमारे पास एक रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। अगर वो रिजाइन दे दे तो क्या बच जाएंगे? बचने का तरीका क्या है उन जजों के? 5 जजों जिनके वो ट्रांसफर किया जा रहा है दीगर हाई कोर्ट्स में। इस हवाले से कुछ मुतजाद इत्तलात अफवाहें फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। वो हम बताएंगे अफवाहें क्या हैं, हकीकत क्या है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। ये आ रही है जो जला हुआ है ना काम ईरान वाला। तो बहुत सारी अहम खबरें जो मुल्की खबरें हैं, जो खुशखबरियां हैं, वो आपको सुना नहीं पा रहे हम। अब यही देखें कि जो पंजाब में एक प्रोग्राम, वो झींगा पाल प्रोग्राम नहीं शुरू किया था, जो बंजर जमीनें हैं, वो तकरीबन तकमील के करीब है वो प्रोग्राम जो है। अच्छा, ये प्रोग्राम है कि ये जो बंजर इलाके हैं ना मतलब पंजाब में, तो वहां इन्होंने ये शुरू किया जनाब जो झींगे पाले जाएं। और उसके लिए देखा गया जनाब किन इलाकों का पानी जो है वो उनकी परवरिश के लिए मुनासिब है, टेम्परेचर पानी का जो है वो सूट करता है झींगों के लिए। तो इस तरीके जो आप ये भी कह सकते हैं जो मास्टर प्लान है जहां शुरू किया गया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक तो जनाब वो सरगोदा में ये जो है वो श्रिम्प स्टेट जो है झींगों के एकड़ों वाली, वो वाली। और फिर अलीवाला और शाहगढ़, वहाँ भी जो है श्रिम्प फार्म जो है ये बनाने का प्लान किया गया। अब जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जनाब सरगोदा जो श्रिम्प फार्मिंग मनसूबा है वो जनाब 126 में से 118 तालाब जो हैं, वो अभी छोटे छोटे तालाब नहीं, बड़े बड़े और तालाब है गए, उनमें से 118 तालाब जो है उनकी खताई भी मुकम्मल हो गई है। 92% पुश्ते बन गए हैं उनके। 118 ट्यूबवेल जो हैं उनकी बोरिंग मुकम्मल हो गई है और पानी फराहमी के निज़ाम का 92% काम जो है वो मुकम्मल हो गया हुआ है। और जो श्रीगोदा वाला फार्म है ना, ये 365 एकड़ अराजी की सफाई सुई जो है वहाँ पे हो गई हुई है और 100% सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। और जो मजमूई तौर पे ये 500 एकड़ पर मुश्तमिल ये मनसूबा है सरगोदे वाला जो है। और इसी तरह जनाब वो सड़कें सड़कों जो बननी थी वो बन गई हुई हैं और वेयर हाउस जो है उसकी तकमील मुकम्मल हो गई है। फिर जो रिहाइश गाहें बननी थी वहाँ मजदूरों की, अफसरों की, वो सारे जो है और तकनीकी अमले की, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गई हुई हैं। इसी तरह अलीवाला और शाहगाड़ वाले जो श्रिम्प फार्म्स हैं वहाँ भी 90%, 91%, 95% काम जो है वो मुकम्मल हो गया हुआ। अगर ये प्लान जो है ये कामयाब हो जाता है, ज़ाहिर है ये कुछ इलाकों में, उन इलाकों जो बंजर अराजी है, जो काश्त के काबिल है, वहाँ ये प्लान शुरू किया गया। आप इसको ये भी कह सकते हैं आबी ज़राअत का जो प्रोजेक्ट है। और इससे ना सिर्फ ये कि ये पंजाब, सूबा पंजाब की ये जो है डिमांड पूरी कर सकते हैं ये जो फार्म्स हैं, बल्कि वो एक प्लान है पंजाब हुकूमत का कि इनको एक्सपोर्ट जो है वो भी किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं जनाब, अच्छा इस्लामाबाद वाला जो मामला है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों वाला, वो भी बड़ा अहम मामला है। लेकिन इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब वाला मामला है, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब शुरू कहाँ से हुए थे, ये रजीम चेंज से शुरू हुए थे और इन्होंने फिर हमले किए थे पहले दिन ही। जनाब जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन समेत जो दर्जा अव्वल की क़यादत थी, वो कहते हैं 70% लोग जो है ना वो शहीद कर दिए गए। अब उन दिनों डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहा करते थे? डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं जनाब अनकंडीशनल सरेंडर, इसके अलावा कोई डील नहीं होगी। याद है आपको? अब कहां पे आ गए हैं? अब आपने हुर्मुज़ खोल दे, इस पे आ गया है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसी बातें भी हो रही है कि जनाब वो जो शायद जो है ईरानी इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे कि जनाब पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पे शायद तो एतबार नहीं कर रहे और समझ रहे हैं कि जनाब ये अमेरिका की गेम कर रहे हैं। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे कि इसमें किस हद तक हकीकत है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक और ट्वीट जो है किसी ने शेयर किया हुआ है, तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट पर्सन हूँ। अब ब्रिलियंट पर्सन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, उनकी वो हालत ये है कि जनाब किसी ने उनका वो केस चल रहा है ना, वो जो सिटीजनशिप वाला और वीजे वोजे कैंसिल कर रहे हैं,
वो सारा जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जनाब वो किसी साहब ने वहां जनाब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो उसने देखा, वो ट्रंप की जबान बोली उसने, जो ट्रंप साहब कहते हैं कि जनाब ये कर दे वो कर दे, उसने जनाब वो ना पूरा एक मजमून लिख मारा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो आमियाना सा तज्जिया जो है वो पोस्ट भी कर दिया। उसमें कुछ फिक्रे जो है वो बड़े अहम, तकलीफ वैसे इंडिया को बड़ी हुई है, लेकिन जब उनके वो वजारत खारजा के तर्जमान से पूछा गया यही सवाल, वो है क्या, मामला क्या है, वो कहते हैं, वो उसमें लिखा है बंदे ने कि जनाब वहाँ जो है ये जो औरतें होती हैं कुछ ममालिक की, वो 9 माह की जब हामला होती है ना, जब पैदाइश के करीब होता है बच्चा, तो वो जनाब अमेरिका जाती है। अमेरिका का कानून ये है कि वहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो अमेरिका का शहरी होगा, पैदाइशी शहरी, ठीक है ना। वो ये कहते हैं जनाब ये एक चक्करबाजी करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जनाब जो लोग हैं वो हमल के 9वें महीने में जनाब आ जाते हैं अमेरिका, और फिर जनाब जब पैदाइश बच्चे की होती है तो वो अमेरिकी शहरी बन जाता है, और फिर इंडिया या चीन या जमीन के मौजूद किसी भी जहन्नम से, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने वहाँ हेल होल का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के जनाब वहाँ तो वो जहन्नम में रहते हैं, और यहाँ जन्नत में रहने के लिए जनाब वो पूरा खानदान बाद में वो ले आते हैं। वहाँ पॉलिसी है ना कि जनाब वहाँ का जो सिटीजन हो तो वो अपने जो एक खूनी रिश्तेदार है, माँ बाप बच्चे बीवी, उनको वो बुला सकते हैं वहाँ, और वहाँ उनको शरीयत भी मिल जाती है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि इस शरीयत के खिलाफ है, तो वैसे इंडियन बड़े कड्डे ने उन्होंने, कनेडा चो भी बड़े इंडियन कड्डे ने उन्होंने, स्टूडेंट्स वगैरह जिहड़े ने, इन्हां दा काम ही है कि लैपटॉप लैके बह जांदे जनाब, काम ही उन्हां दे हैगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो जहाज भर भर के वापस भेजे, जो तुहानूं याद होना। तो बहरहाल इंडिया वाले जो है वो मीडिया उनका शोर मचा रहा है कि यार ये कि जबान साडे वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सानू इन्हें धुर बनाया है, जो दिल करता सानू चपेड़ा करा दिंदा। लेकिन वो उसकी वजारत खारजा ने जब जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा चलो यार अगे चलते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा जो ये आपने हुर्मुज वाला मामला है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर एक मरतबा जनाब वो फरमा दिया, वही कि जनाब मैंने हुक्म दे दिया, कोई कश्ती नहीं गुजर सकती वहां से, और जनाब कुल जो उनके 159 जो जहाज थे वो मैंने डुबो दिए हैं, समुद्र की तह में जा चुके हुए हैं, और अगर कोई वहां से जनाब कश्ती गुजरी या किसी ने जनाब सुरंगें सरंगें बरूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मैंने ऑर्डर कर दिया है कि जनाब तबाह कर दो उन्होंने। अच्छा, इसके जवाब में वो ईरान वाले कह रहे हैं जनाब हम तो आपने हुर्मुज से गुजरने का जनाब जो है ना टाल टैक्स ले रहे हैं, और वो कहते हैं जनाब वो हमें जो पहली रकम है वो वसूल हो गई है, बल्कि कुछ लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं, आलमी माहिरीन जो है, कि शायद एक जहाज से, जो ऑयल वाला जहाज है, $20 लाख तक वो ले रहे हैं। और ट्रंप साहब कह रहे हैं जनाब वो $500 मिलियन रोजाना का उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि मैंने नाकाबंदी कर दी हुई है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब हमारे जहाज गुजरे, वो कहते हैं इनकी जरूरत नहीं जनाब हमारे जहाजों को रोक, लेकिन इन्होंने दूसरा जहाज भी एक जो है ना वो ईरान का वो पकड़ा है। अब अच्छा, ये ट्रंप साहब हैं, ये जो दफाई माहिरीन उनसे आप बात करके देखें, ट्रंप साहब समझते हैं शायद जो कश्तियां हैं उनकी वो जो है वो सुरंगें बिछाती हैं। और भाई वो 3 तरह के सुरंगें हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कहते हैं एक ना बिल्कुल समुद्र की तह में होती है, वो सिग्नल पे चलती है, जब वो जहाज का सिग्नल वसूल होता है तो फट जाती हैं, जहाज को उड़ा देती है। एक कुछ दरमियान में तैर रही होती है, एक सतह के ऊपर तैर रही होती है, और वो जो नीचे होती है वो तो सबमरीन जो है वो बिछाती हैं। वो कश्तियां जो है वो तो सतह के ऊपर ही बिछा सकती है ना सुरंगें जो है। बहरहाल ये 6 माह लगेंगे, ये खुद उनकी रिपोर्ट है अमेरिका वालों की कि जनाब ये जो अगर सुरंगें बिछा दी हुई हैं ईरान ने, ईरान को पता है कि कहाँ हमने सुरंगें बिछाई हैं। वो जिन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देते हैं उनको रास्ता भी बताते हैं कि भाई साहब तुम इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वरना इधर जाओगे तो सुरंगा तुम फाड़ देंगे। ये वहाँ जनाब, लेकिन ट्रंप साहब जो है जनाब, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पूछा गया, किसी ने पूछा जनाब आप एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा जनाब तू पागल, जो ट्रंप साहब का स्टाइल है कि ये सवाल तो बेवकूफ़ों वाला सवाल है जो तुमने कर दिया है। अच्छा, ये ट्रंप साहब जो हैं ये फिर उन्होंने एक मरतबा कहा है जनाब वहाँ जो क़यादत है पता ही नहीं, उनको खुद नहीं पता जनाब क्या करना है क्या नहीं करना है, और जनाब उनको यही नहीं पता कि हमारा रहनुमा कौन है। ये बात की है ना उन्होंने। तो उन्होंने, अच्छा ये जनाब इनमें बड़ा इंतशार है, पहले दिन भी इन्होंने कहा था, जब ये जंगबंदी में तस्वीर की थी उस दिन भी कहा था कि जनाब वो सारे इकट्ठे हो जाए, जो पासदरान हैं और जो फौज वाले हैं और जो सुप्रीम लीडर हैं और जो हुकूमत है, सियासी हुकूमत, वो मुश्तरका तौर पे हमें जनाब
ला के दें, शराइत रखें हमारे सामने, तो फिर जनाब हम बैठेंगे, उसके बाद जनाब डील होगी। तो अब वो जो है ईरान वाले, उन्होंने जनाब अच्छा ये जो मसूद जो सदर है उनके, मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अराक़ची जो उनके वज़ीर ख़ारिजा है, इनके बारे में है कि जनाब ये मुअद्दल मिज़ाज है और ये जनाब जंगबंदी चाहते हैं, कोई डील चाहते हैं। लेकिन जो स्पीकर हैं कालीबाफ जो हैं, वो जनाब पासदारान के करीब हैं और उनसे वो जनाब डायरेक्शन लेते हैं। तो उन्होंने जनाब ये सारे जो है ना सबोताज किए थे। वो तो भाई जब इस्लामाबाद में थे यहाँ पे, तो उस वक्त ये ईरानी वफद तो बैठा हुआ था कि जनाब अगर के इख्तलाफात है, लेकिन जनाब हम इसको मुंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। वो तो जेडी वैंस साहब को जल्दी थी जाने की, वो चले गए थे। बहरहाल जाते हुए वो कह गए थे जनाब हमने ये मुतालबे रखे हैं। वो यूरेनियम वाला जो जितने भी मामले उसमें कई दफा बात हो चुकी है यार, ईरान वाले तो अब इस बात को कह रहे हैं ना, आमादा हो गए हुए हैं ना कि ठीक है जनाब आप, अच्छा आमादा उल्ट हो गए हैं, अब उल्ट हो गया मामला। पहले वो कहते हैं जनाब ठीक है, वो फजूदगी जो है ना 60% वाली उसको नीचे ले आते हैं कि हमारे जो रिएक्टर एटमी रिएक्टर उनमें जो इस्तेमाल हो गए 3.5 इस टाइप जो वहां फीसद तक आप ले आते हैं। अब वो कहते हैं कि जब जितने फीसद हम नीचे लाएंगे ना, जितने फीसद आप पाबंदियां खत्म करेंगे, उतने फीसद हम उसको नीचे लेके आएंगे, वरना हमारे पास पड़ी हुई है आला दर्जे की जो यूरेनियम है, जो हथियारों में इस्तेमाल हो सकती है। अब डर्टी बम तो बन सकते हैं ना 60% पे। अच्छा बार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब ईरान में इंतशार फैला हुआ है, लेकिन इंतशार वहां फैला हुआ है। अब एक दिन पहले वहां जो सेक्रेटरी थे नेवी के, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, आप कह लें वजीरे बहरिया जो थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया जनाब? वो कहते हैं जो वजीरे जंग हैं, हैगिस साहब, जो जिन्होंने टैटू शेटू नहीं बनवाई हुई अपने ऊपर, वो वाले साहब जो है, वो उनके साथ उनको फड्डा था, तो वो रिजाइन दे गए। अच्छा अब नेवी का वो सारा काम है वहां पे जो है, ये जो आपने हुर्मुज वाला मामला रहा है या जो नाकाबंदी करनी है उसकी, अमेरिका जो है इस वक्त ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी की पोजीशन में भी नहीं है। अच्छा वो वजह क्या है? बहरी जहाज नेविगेशन वगैरह बंद कर दें तो इतना वसी समुंदर है कि उनको पता नहीं चलता। 3 बहरी जहाज जो हैं अमेरिका के, वो उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते इतने वसी समुंदर में से। एक तो ये तेल वाला जो मामला है ना, ये नाकाबंदी अगर कर लेगा जनाब, चलो जनाब ना कोई जहाज आएगा को ना जाएगा, वो फिर भी जहाज जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो तादाद बता रहे हैं 2 दर्जे से ज्यादा जहाज जो है वो गुजर चुके हुए हैं, खलीज फारस से भी गुजर चुके हुए हैं, उनकी बंदरगाहों तक जा चुके हुए हैं और बंदरगाहों से निकल के खुले समुद्रों में जो है बैनुल अक़वामी समुद्र वहां पहुंच चुके हुए हैं। उन्होंने जो खबरें हैं, एक अंदाजा है माहिरीन का कि 10 से 13 करोड़ बैरल जो है वो ऑफशोर जहाज नहीं, वो जो उनके होते नहीं, वो जानी आप कह लें जिनके जरिए वो 2 नंबर तरीके से वो फरोख्त नहीं करता चीन को और दीगर ममालिक को तेल जो है, वो जहाज होते हैं जनाब खुले समुद्रों में होते हैं, उनको पता होता है दूसरे मुल्कों को, वो जनाब आते हैं, वो खुले समुद्रों से वो जनाब उसको अपने वो बहरिया अपने टैंकर में डालते हैं उसको और वो लेके निकल जाते हैं। वो 20 लाख बैरल से 30 लाख बैरल तक का तेल एक जहाज से वो मुंतकिल हो जाता है दूसरे जहाज में। ये काम ऑफशोर जो जहाज है ना, उनसे लिया जाता है। वो पता ही नहीं चलता कहाँ रजिस्टर्ड है। ईरान में रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं और रजिस्टर्ड है। वो जनाब तेल लेके जाते हैं और फिर वो जो चीन और दीगर ममालिक जो वहां से खरीदते हैं 2 नंबर तरीके से, वो उनको फरोख्त कर दो, पैसे उनके आ जाते हैं और वो कहते हैं आपने हुर्मुज से जो हमने वो टैक्स टुक्स ले रहे हैं वो भी हमारे आ गए, मरकजी बैंक में आ गए जनाब। पहली पेमेंट वो कहते हैं हो गई। वो मैं बात कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं जनाब जो ईरानी हुकूमत और पासदारान और जो फौज है और जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके दरमियान जो है जनाब एक इंतशार है आपस में। उन्होंने तो जनाब ये मुश्तरका तौर पे ये एक बयान दे दिया, जैसे मैंने कहा ना मसूद पज़ेश्कियान और अराक़ची जो है वो एक पेज पे समझे जा रहे हैं और जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं उनका वो समझ आ रहा है कि जनाब पासदारान के वो करीब है और पासदारान की बात वो करते हैं। तो अब जो इसराइल का मीडिया है उसने जनाब ये चला दी खबर जनाब के जो स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं, उन्होंने जनाब जो जो उनका वफद है मुज़ाकराती वफद, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये उन्होंने वो चला दिया है खबर। बहरहाल अच्छा, तो मसूद पज़ेश्कियान जो सदर हैं और जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं, उन्होंने एक ही जुबान में ट्वीट किया है, जिसको रीट्वीट किया है अब्बास अराक़ची ने। वो जो कहते हैं कि जनाब वो कहते हैं ना अतदाल पसंद भी हैं,
ट्रंप कह रहा है कि इत्तेदाल पसंद भी वो मोतदल नहीं है जो होना चाहिए, वो भी जरा शिद्दत पसंद है। वो कहते हैं जनाब हमारे ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है ना कोई इत्तेदाल पसंद है, हम सब ईरानी हैं और इनकलाबी हैं, और कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद के साथ जो रहबर है सुप्रीम लीडर या रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल इत्तेहाद के साथ हम जो जारे मुजरम है उसको पिशमान करेंगे, तिगनी का नाच नचाएंगे। एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता। वो रास्ता ईरान के लिए फतह का रास्ता है जो जान से भी ज्यादा अजीज है। ये उन्होंने किया। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मामला बना हुआ है, तो वो जो मैंने अर्ज किया कि उनके अब जो नेवी के सेक्रेटरी हैं जॉन फेलन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जो उनके फौज के चीफ थे जनरल रैंडी जॉर्ज, उनको बरतरफ किया। मेजर जनरल विलियम ग्रीन को, जनरल डेविड ओडन को और कुछ 34 के करीब लोग जो हैं उनको अब तक ये बरतरफ कर चुके हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कोई इख्तिलाफ राय होगा ना, वो बात नहीं मान रहे होंगे। वरना क्या जंग के दौरान ये चीज जो है इस बात की निशानदेही कर रही है कि जो ट्रंप साहब हैं वो जंग जीत नहीं रहे। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब एक रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो रिपोर्ट ये है, वो जो रिपोर्ट है ना आलमी तवानाई एजेंसी IEA, उसकी एक रिपोर्ट है। हमारे अखबार के चीफ न्यूज़ एडिटर हैं अब्बास तबस्सुम साहब, उन्होंने मेहरबानी की है, उन्होंने मुझे वो भेजी है। तो उसके कुछ निकात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि जनाब अगर ये जंगबंदी, ये जो अब 6% आज फिर बढ़ गया ना, वो जो खाम तेल है उसकी कीमतों में फिर इजाफा हो गया ना। अब ये अगर ये जंगबंदी हो भी जाए, डील हो भी जाए, फिर भी तवानाई का बहरान जो है उसको खत्म होते होते सालों लग जाने। और ये ऑयल जो है ना, इसकी कीमतों में इजाफा जो है ना, ये तो वक्ती तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कर करा के ना 2 नंबरियां, जैसे वो सागदार साहब के ऊपर आता था जनाब ये डॉलर कंट्रोल की है, उसने कीमतें कंट्रोल की हुई है किसी न किसी अंदाज में। लेकिन ये कीमतें बढ़नी है। वो बढ़नी क्यों है? क्योंकि बहरान, एक शदीद बहरान जो है ये आने वाला है। एक तो ये कि अगर ये सुरंगें साफ करनी है, बरूदी सुरंगें, वो 6 माह लगने हैं, उसको खुलते खुलते 6 माह लग जाने मुकम्मल तौर पे अगर वो उसको खोलते हैं। और फिर दूसरी जो बात ये कह रहा हूँ कि जनाब अब जो मुश्किल मरहला ना, वो रिपोर्ट ये कह रही है IEA की, आलमी तवानाई की एजेंसी की, कि जनाब जो एक तो तेल और गैस के जो 40 से ज़ायद तनसीबात जो है ना, उनको ईरानी हमलों से नुकसान पहुंचा। और सबसे ज्यादा नुकसान जो कतर में उनका जो गैस कम्प्लेक्स है ना, उसको नुकसान पहुंचा है। और ये जो LNG प्लांट है ना, जो 17% इसकी सलाहियत खत्म हो गई है। कतरी काम ये कह रहे हैं कि ना उसकी मरम्मत में 3 से 5 साल लगेंगे, यानी 3 से 5 साल बाद वो जो है वो पैदावार देना शुरू होगा। ये वाला प्लांट जो है उसका रास अल अफान वाला जो है, जंग से पहले ना कतर जो है, जो उनकी अपनी LNG है उसका 21% जो है वो सप्लाई कर रहा था, फरोख्त कर रहा था। और जो मजमुई आलमी गैस की मंडी है उसका 17% ये बनता है। और फिर इसका मतवादल कोई नहीं है। इसका वो रूस वाला पहले फड्डा बना हुआ है यूक्रेन की जंग की वजह से। इसका 2022 से रूसी गैस का जो मसला बना हुआ है, आपके लम्बी है ना, तो ये जो कतर है ये इसका हम भी वहीं से लेते हैं, वो उसका मतवादल कोई नहीं है। 5 साल लगेंगे उसको। जी लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है ना गैस की, उसकी वजह ही हैगी कि पिछे कुछ नहीं है। हाँ, ईरान ना जंगबंदी हो जाए, साड़ी पाइपलाइन आई हुई है, उतों असी लेना चाहिए। अगर असी अज़रबाईजान तो लेने तो फिर वो जमीनी रास्ते तो लेना पेगा ना, ਉਹਦਾ ਤੇ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਰਕ ਆਪਣਾ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, लेकिन वो महंगा काम हैगा। कतर वाला काम सौखा सी। और फिर दूसरा जो है, ये जो स्ट्रेटेजिक उनके पास ज़खायर होते हैं ना, हर मुल्क के पास, हमारे पास भी होते हैं जो रिजर्व पड़े होते हैं। मगरबी मालिक ने जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर थे उनके पास 40 करोड़ बैरल तेल जो है ना, उन्होंने वो मार्केट में फेंक दिया ताकि कीमतें जो है वो कंट्रोल में रहें, कीमतों में इस तेजी के साथ इजाफा ना हो। अच्छा,
अब वो कहते हैं कि दुनिया में 10 करोड़ 50 लाख बैरल रोजाना खपत है, ये पेट्रोल डीजल वगैरह के। तो ये कहां से पूरा होना है? अब जो ईरान के एक अंदाजे के मुताबिक जहाज फिर रहे हैं, ऑफशोर जो जहाज हैं उनके, वो तेल ईरान का है लेकिन वो जहाज कोई और है। तो वो जनाबे वाला वो 10 से 15 करोड़ बैरल है, और 10 करोड़ 10.5 करोड़ बैरल डेली दुनिया का जो है वो जनाब ये खपत है इसकी। स्ट्रेटेजिक जखायर से जो खाम तेल मार्केट में फेंका जा रहा है उससे 30 से 40 लाख बैरल ना रोजाना की जो कमी है वो पूरी हो रही है। तो ये जनाब एक मसला बनेगा। ये अब देखें, अब अगर ये मामला फर्ज करें कि कल ठीक हो जाते हैं, तो ये जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक जखायर के लिए रखा हुआ था अपना आयल, तो वो पहले वो फिल करेंगे, उसके बाद यानी डिमांड बढ़ेगी तो आयल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये बहरहाल एक बहरान है। वो कहते हैं कि जनाब ये खात्मा इसका वो जल्द नहीं होना, इसको कई महीने बल्कि साल लग सकते हैं ये नॉर्मलाइजेशन में। बहरहाल अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान लगा हुआ है, अब फिर इस्लामाबाद बंद है और वो इन कोशिशों में है कि शायद ये जनाब मुज़ाकरात जो हैं ये आज शुरू हो जाएं, कल शुरू हो जाएं, परसों शुरू हो जाएं, जब भी हो जाएं। अच्छा, दूसरी जो बात मैंने इब्तिदा में की थी कि जनाब 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आपको याद होगा जनाब खतोखती होते थे जज, खत लिखते थे। फिर जब काजी फाइज ईसा साहब आए तो उनको इम्तिहान में डालने के लिए जनाब एक खत लिख दिया। फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो सरबराह थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को खत लिख दिया कि जनाब हमारे जनाब घरों में रेकी हो रही है और मेरे ख्याल खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है। उस वक्त ही मैंने कहा था कि भाई साहब आपके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करें। उसको नहीं इस्तेमाल करना जनाब, आप बताएं हम क्या करें। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने वो जनाब कह दिया जनाब आप कार्रवाई कर सकते हैं, अगर आपके पास आती है तो आप करें, अगर छिपाएंगे तो बल्कि मिसकंडक्ट होगा, ये आपको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो है ना ये आपको याद होगा 27वीं आईनी तरमीम में ये कर दिया गया था। वैसे तो आइन में पहले भी आर्टिकल 200 था कि जनाब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज जो है ये ट्रांसफर हो सकता है, और उसी आर्टिकल के तहत जो है ये याही अफरीदी साहब का दौर था ना। याही अफरीदी साहब उस वक्त तो ये था ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिकमेंडेशन जरूरी है, और फिर जनाब मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिसमें आना है, और हाई कोर्ट के उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की चाहिए जनाब उसमें कॉन्सेंट जिससे उसने जाना है, और फिर मुतलका जज। अब तो 200 में उन्होंने, अच्छा फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, 5 रुकनी बेंच ने सुना था। 3-2 से वो इनके जो तबादले थे सरफराज डोगर साहब का, खादम हुसैन सुमर और मोहम्मद आसिफ वाला जो बलूचिस्तान से आए थे, तो वो सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब से नहीं गए थे, तो वो उन्होंने जायज डिक्लेयर कर दिया था कि ना बिल्कुल ओके है ये। अच्छा, अब जो 200 है आइन का उसमें ये तरमीम कर दी गई है। अब तो जनाब ये हो गया हुआ है कि जनाब वो जो जुडिशियल कमीशन है वो फैसला करेगा कि जनाब जज ने किस हाई कोर्ट से किस हाई कोर्ट में जाना है। अब उस वक्त जब ये तरमीम आई थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था जनाब पहली बारी जेडी आनी है ना जेड़े इतलाक होना है इस आर्टिकल का, वो होना जनाब 175 एच भी तरमीम की गई, वो होना जनाब जेड़े 5 जज ने जेड़े खतोखती वाले सी, वो वाले एक तो वैसे उन्होंने निकल गए ना, वो तो जाली सनद दे जी डिग्री वाले केस दे विच तारक महमूद जहांगीरी साहब वो तो चले गए, बाकी जेड़े ने। अच्छा, अब जो बाकी मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपना जनाब उनका बहरहाल वो मैं आगे जाके बात करता हूँ जनाब इनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, अब वो जो हो गया है वो ये है कि जनाब वो जुडिशियल कमीशन जो है वो फैसला करेगा जनाब किस हाई कोर्ट से जज ने दूसरी हाई कोर्ट में जाना है। अब जुडिशियल कमीशन में वो जिस हाई कोर्ट से जाना होगा उसके चीफ जस्टिस भी जुडिशियल कमीशन में शामिल होंगे, और जिस हाई कोर्ट यानी जिससे जाना है और जिसमें आना है दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं वो भी उसका हिस्सा होंगे जो जुडिशियल कमीशन की उसका। और फिर जो मुतलका जज है उसको बुला के पूछ भी सकते हैं कि भाई साहब ये आपको हम भेज रहे हैं, ये तो नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना। वहां बहरहाल वो वहां एक उनको सुनवाई का मौका जो है ना वो दिया जा सकता है। अब मामला ये है कि जनाब ये
सरफराज डोगर साहब जो हैं, अच्छा अब ये कुछ साफी जो है ना, जो इन जजों के हामी हैं, ये गुड टू सी यू वाला जो ग्रुप है इसके, ये जो अतरम नीला के लगाए हुए पौधे थे सारे, ये वाले, खुद तो चला गया वो। अच्छा, इनको छोड़ गया। ये जो बगैर बायोमेट्रिक इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया जा रहा था, सारा कुछ आपके इल्म में है यार, सारा कुछ आपकी याददाश्त मुझसे अच्छी है, आपको याद होगा सारा कुछ। अब ये जो है ये याहिया अफरीदी को हीरो बना रहे हैं कि जनाब याहिया अफरीदी ने जनाब रिक्विजिशन जो है मंजूर नहीं की, इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। वो कौन सा इजलास बुलाने से इनकार कर दिया जनाब उसने? वो तो सरफराज डोगर साहब ने कोई दरखास्त दी होगी या प्रेजेंटेशन दी होगी, जनाब ये कुछ जजों के ट्रांसफर वगैरह के लिए कोई जनाब आप इजलास बुलाएं। उनको तो इख्तियार ही नहीं था ये। वो तो आइन में दिया गया है कि इजलास बुलाने का तरीकाकार क्या है, और अगर आइन के दिए गए तरीकाकार के मुताबिक चीफ जस्टिस जो हैं या जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं वो इजलास नहीं बुलाते तो फिर क्या होगा? ये आइन का आर्टिकल जो है 175 ए, ये जजों के तकर्रर के हवाले से है, उसका सब आर्टिकल है 22। वो ये कहता है कि 1/3 अरकान जो हैं जुडिशल कमीशन के, वो किसी मामले पे इजलास बनाने के लिए, जजों के तकर्रर के लिए, तबादलों के लिए, कंफर्मेशन के लिए वो रिक्विजिशन देंगे जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं उनको, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और वो 15 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाएंगे। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर इजलास नहीं बुलाते तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर जो सेक्रेटरी है जुडिशल कमीशन का वो इजलास बुलाएगा। इजलास होना ही होना है। अब ये जजों के ट्रांसफर के हवाले से इजलास बुला लिया गया है, 28 अप्रैल को इजलास बुला लिया गया है, और रिक्विजिशन दी है जनाब वजीर कानून ने जो मेंबर है, अटार्नी जनरल ने, और बाकी 1/3 जो हैं उसमें जो वकला के नुमाइंदे हैं वो भी, और जो 2 अरकान हैं जनाब जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं इनके वो हैं, एक वो जो हैं जनाब गैर मुस्लिम जो हैं, मेरे ख्याल स्वरूप एजाज साहब हैं, उन्होंने ये रिक्विजिशन दी है कि जनाब ये आप इजलास बुलाएं, ये जज ट्रांसफर करने हैं इस्लामाबाद वाले। अब इसमें जो एक और तरमीम की गई है, जो मैं कह रहा हूँ जनाब इनकी जो नौकरियां खतरे में है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं जनाब, जो आर्टिकल 200 है ना, उसमें जो तरमीम की गई है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, उसमें जो चौथा हिस्सा, चौथा उसका सब आर्टिकल है, वो ये कहता है कि अगर कोई किसी हाई कोर्ट का जज इस आर्टिकल के तहत अपनी ट्रांसफर जो है किसी दूसरी हाई कोर्ट में उसको कबूल नहीं करता, तो फिर उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये मिसकंडक्ट होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, और यूं ही वो इनकार करेगा ये फैसला मानने से अपनी ट्रांसफर का, तो वो मुअत्तल हो जाएगा। वो उस वक्त तक जुडिशल वर्क नहीं कर सकेगा जब तक ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये कोई हतमी फैसला नहीं कर देती इसमें। अब ये जज साहबान जो हैं ये अगर इनकार कर देते हैं 5 जज, अब 5 जज कौन से हैं ये भी मैं सामने रख देता हूं आपके। एक तो जनाब इसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर आज इस्तीफा दे देना तो उनको, क्योंकि 5 साल से ज्यादा नौकरी होगी हुई है, तो वो जनाब वो 23 दिसंबर 2015 को आए थे, उनको तो 11 साल हो गए, उनको पेंशन सारी मराहत मिलेंगी कबल इस वक्त रिटायरमेंट की शक्ल में। और बाबर स्टार साहब जो हैं उनको भी जनाब वो 30 दिसंबर 2020 को आए थे, उनको 5 साल पूरे हो गए। बाकी जो 4 हैं, 3 सॉरी जो हैं, उनका वो अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, वो दिसंबर में जाके पूरे होने हैं, 17 दिसंबर के बाद, 16 दिसंबर को। मसलन समन रिफत इम्तियाज साहबा जो हैं वो भी 17 दिसंबर 2021 को आई थी। अरबाब मोहम्मद ताहर साहब जो है वो भी उसी तारीख को 17 दिसंबर को आए थे। सरदार एजाज साख खान साहब जो हैं वो भी 17 दिसंबर को आए थे। तब पता ये चला है कि जज साहब आदमी जो इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं, इकट्ठे मिल बैठे हैं, और किसी आला अदालती शख्सियत के साथ मुलाकात भी हुई है, हो सकता है याहिया अफरीदी के साथ ही मुलाकात हुई, क्योंकि ये खबरें जो हैं कि याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि जनाब ये ठीक नहीं है, ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। हालांकि जब वो सरफराज डोगर वगैरह ट्रांसफर होकर आए थे तो उस वक्त उन्होंने रिकमेंड किया था उनको कि ठीक है जनाब ये ले आए इनको। तो बहरहाल अच्छा, अब वो कह रहे नहीं यार ये अदलिया बड़ा खराबी हो जाएगी इससे, ठीक है जुडिशल कमीशन इजलास होगा तो पता चल जाएगा। अब जो
पता ये चला है कि अच्छा ये एक जो ना सरदार एजाज असा खान साहब, उनकी जो फैमिली जराए से ये पता चला कि अब उन्होंने कुछ है वो तो पहलों भी इस्तीफा देने फिरते सी, जेब पाई फिरते ने, हो सकता इस्तीफा दे दें। लेकिन बाकी जज जेडे अब देखने वाली बात यह है कि ये जज जो हैं इनके लिए रास्ता आसान रास्ता ये है, ये जो अरबाब ताहर साहब हैं, अच्छा अरबाब ताहर साहब तो है बलूचिस्तान के, अगर इनको बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता है इनको क्या नुकसान होगा, इनकी तो मौजें हो जाएगी वहां पे और ये सीनियर हो जाएंगे वहां जाके। अरबाब ताहर साहब जो हैं, समझ रहे हैं आप, इन्हें नुकसान नहीं होएगा और ये जान के भी। और दूसरा जो समर इम्तियाज साहब है, चलो वो खातून है, उनके साथ कोई रायत कर ली जाए, उनको कराची की है वो कराची भेज दिया जाए उनको वापस, ठीक है जनाब आप कराची रहे, उन्होंने वकालत सारी उधर ही की है। बाकी सरदार एजाज बाबरस्तार, सरदार एजाज शायद इस्तीफा देने के बारे में सोच रही हूँ, बाबरस्तार और मोहसिन इफ्तियानी साहब भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनके लिए आसान ये है कि जिनके तो 5 साल पूरे नहीं हुए वो चुप करके जाए। ये समन और जो अपना अरबाब मोहम्मद ताहर है, मेरे ख्याल ये तो आसानी से कबूल कर लेंगे। समन वैसे इनके साथ देने के लिए इस्तीफा दे दे तो दे दे, लेकिन उनको नुकसान कोई नहीं होगा। अरबाब ताहर को तो फायदा होगा यार, वहां जाके वो तो सीनियर हो जाएंगे, चीफ जस्टिस भी बन सकेंगे, क्योंकि सीनियरिटी साथ जानी है इनकी। जिस दिन इन्होंने किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पे ओहदे का हलफ उठाया होगा, उस दिन से सीनियरिटी जो है वो लेके जाएंगे अपने साथ, यानी अपने साथ 4 साल 4.5 साल की सीनियरिटी है वो लेके जाएंगे वहां पे। अब बाबर स्तार और मोहसिन अख्तर क्या नहीं था। अब मसला ये है कि अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, फर्ज करें कभी इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा जनाब ये जो ट्रांसफर है इसको कबूल नहीं कर रहे हैं। 209 के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ, ये भी देखने वाली बात है। हाँ, इस हवाले से एक जजमेंट भी मौजूद है और फिर जनाब जुडिशियल अपना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक फैसला भी मौजूद है कि वो जो नहीं था, वो जो मुजाहिर वो नकवी के खिलाफ था, उसने रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब तुम उसे घर भेजना, तुम मिसकंडक्ट किया। ये भी हो सकता है कि जनाब ये वो जो कागजेंस ले ले कि जनाब आपने इस्तीफा कैसे दे दो, इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो बैठ जाए जनाब आके कि जनाब ये तो आपने जो हमको ट्रांसफर कर रहे थे आपने क्योंकि कबूल नहीं की, इसलिए जनाब ये आप इस्तीफा दे के भाग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सरकार जो है इनकी जो पेंशन और बरात रोक ले और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट में जाए, 199 के तहत, और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सॉरी कहता है आईनी अदालत में अपील जाए इनकी, या डायरेक्ट आईनी अदालत में जाए, तो फिर इनकी कहाँ सुनवाई होगी? बेहतर यही है कि जनाब ये जाएं, ट्रांसफर हो जाते हैं तो, और वहां जाकर जनाब ये कुछ टाइम जो अरसा काम करें, फिर रिजाइन दे दे, फिर ये बच जाएंगे, फिर बच जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले ये रिजाइन दे तो फिर भी खदशा मौजूद है कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा जो लोगों का ख्याल है जनाब इनकी ट्रांसफर वाला मामला शायद पाया तकमील तक ना पहुंचे। भाई जिन्होंने रिक्वेजिशन दी है उन्होंने गिनती शिनती पूरी करके ही दी है ना, जब इजलास होगा वहां बैठेंगे तो ज़ाहिर है ये तो सिर्फ अक्सरियत के साथ फैसला होना है, और अक्सरियत अगर उनके साथ है रिक्वेजिशन वालों के साथ, आजम तारड़ और अटॉर्नी जनरल के साथ, तो फिर जनाब ये ट्रांसफर हो जाएगी इनकी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।